एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग NRK9। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीरीज को एंजॉय कर रहे हो। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, स्टूडेंट्स सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get the every update related to your exams. So now, without wasting time, let's start the session. आज के सेशन में हम सैलरी के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे और फर्दर उसके एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। आई होप जो लास्ट सेशन में हमने कैपिटल गेन, अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी को अब तक कवर किया है, आप लोगों ने उसे रिवाइज कर लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सैलरी को। नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following income chargeable under head salary? सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी के लिए हमें पैसे बेसिक चीज क्या क्या होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। कोई एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, ठीक है, कोई एम्प्लॉयर है अपनी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है। तो सबसे पहले सैलरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देयर मस्ट बी अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है, सब ठीक है। अब हम सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि सैलरी या तो उसे रिसीव्ड हो गई हो, सैलरी उसको रिसीव्ड हो गई हो, ठीक है। सेकंड वन क्या इंक्लूड करते हैं कि सैलरी उसके जो ड्यू डेट थी सैलरी की वो तो कंप्लीट हो गए, वो तो मैच्योर हो गई है सैलरी, लेकिन उसे सैलरी रिसीव नहीं हुई है। दैट इज अरियर्स ऑफ सैलरी, कि उसे ये अमाउंट, लाइक एन एग्जांपल, अगर उसे सपोज सैलरी मिल जानी चाहिए थी फर्स्ट डे को, ठीक है, फर्स्ट डे तो निकल गया है लेकिन उसे 7th डे तक सैलरी रिसीव नहीं हुई है, तो इसे क्या कहेंगे? अरियर्स ऑफ सैलरी, सैलरी अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। थर्ड वन आता है एडवांस सैलरी, कि जो नेक्स्ट मंथ है उसकी सैलरी एडवांस में एडवांस ने एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने उसे पे कर दिया, ठीक है। तो सैलरी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सैलरी ड्यू, जो सैलरी ड्यू हो गई है, रिसीव हो गई है। सेकेंड वन इज अरियर्स ऑफ सैलरी एंड थर्ड वन इज एडवांस सैलरी। क्लियर? सैलरी का कॉन्सेप्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देयर मस्ट बी अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें फर्दर कुछ हमारे पे को बेनिफिट्स गिवन है, लाइक अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयर है जो है, सॉरी एम्प्लॉय है, उसके स्पाउस को लेके मेडिकल बेनिफिट्स, उसकी फैमिली को लेके मेडिकल बेनिफिट्स, उनके चिल्ड्रंस के लिए हॉस्टल एक्सपेंडिचर, एजुकेशन अलाउंसेस, जर्नी अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस को हम आगे डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। Which of the following income chargeable under head salary? Salary due, yes. Arrears of salary, advance salary. So answer is D. कि सैलरी में हम किसे किसे इंक्लूड कर रहे हैं? सैलरी ड्यू, अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी एंड ऑल ऑफ, इन तीनों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the charging section of income head salary? Which is the charging section of income head salary? हमने और भी चैप्टर डिस्कस किए थे। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, व्हिच इज द चार्जिंग सेक्शन, व्हिच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द हेड अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन? व्हिच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ हेड अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन? इसका आंसर आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आप लोगों को याद होगा, हमने लास्ट सेशंस में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नाउ which is the charging section of income head salary? इनकम अगर हम हेड सैलरी की बात करते हैं तो उसके लिए चार्जिंग सेक्शन कौन सा डिफाइन होता है? जो सैलरी को, सैलरी कैलकुलेट करने के सैलरी कैलकुलेट करने के लिए प्रोविजंस को डिफाइन करता है, तो आंसर इज बी। सेक्शन 15 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम हेड सैलरी। हेड सैलरी, सैलरी हेड को कौन डिफाइन कर रहे हैं? सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which section gives the definition of salary? Don't be confused, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इनकम अंडर हेड सैलरी को कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? तो आंसर है सेक्शन 15। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डेफिनेशन, सैलरी की डेफिनेशन कौन सा सेक्शन प्रोवाइड कराता है? सैलरी की डेफिनेशन मींस सैलरी में हम किसे किसे इंक्लूड करेंगे, किसे एक्सेप्ट, किसे एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, सेक्शन 15 डिफाइन करता है इनकम हेड सैलरी। क्लियर? और सेक्शन 17 डिफाइन करता है
द डेफिनेशन ऑफ सैलरी की सिर्फ सैलरी में हम किसे इंक्लूड करेंगे, किसे एक्सक्लूड करेंगे, क्लियर? सो आंसर इज बी. Section 17 subsection 1 defines the definition of salary, clear? Now next question is, now next question is, Mr. A joins a job on 1st August 2000, sorry, 1st July 2019 at a monthly salary of 25,000. Monthly salary of 25,000. His salary becomes due on the last day of each month. Last day of each month. His gross salary for assessment year 2020-21 will be. देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी पर्सन की सैलरी ड्यू हो रही है ना लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे कंसिडर ध्यान से करना, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ को अगर उसकी सैलरी ड्यू हो रही है तो उसका टाइम पीरियड कैसे कंसिडर करते हैं, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च. और अगर एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी पर्सन की सैलरी ड्यू हो रही है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं मार्च टू फरवरी. ठीक है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं सैलरी ड्यू के. अगर लास्ट डे ऑफ ईच मंथ हो रही है तो अप्रैल टू मार्च, क्लियर? और अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ हो रही है तो मार्च टू फरवरी. अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उन्होंने फर्स्ट जुलाई को जॉब ज्वाइन की है, फर्स्ट जुलाई को जॉब ज्वाइन की है. ठीक है, अब उसकी सैलरी क्या है, मंथली सैलरी क्या है, 25,000. ठीक है, हमें कैलकुलेट कब से करना है, अप्रैल टू मार्च, लेकिन उन्होंने ज्वाइन कब किया है, जुलाई में, तो हम सैलरी की कैलकुलेशन कहां से करेंगे, जुलाई टू मार्च. आफ्टर द कैलकुलेशन वी विल गेट द आंसर 2,25,000. ठीक है, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर किसी पर्सन की सैलरी ड्यू हो रही है ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे अप्रैल टू मार्च. क्लियर? अगर किसी पर्सन की सैलरी ड्यू हो रही है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो उसका टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्च टू फरवरी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन फिफ्थ सेम है, हमने अभी ऊपर सॉल्व किया, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dash is granted to an employee by his employer to meet expenditures actually incurred on payment of rent. employer, ठीक है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक रेंट, एक अलाउंसेस प्रोवाइड कराता है, किस बेसिस पे, कि वो अगर किसी प्रेमाइसिस को रेंट पे लेके वहां पे रह रहा है, या किसी उसने हाउस रेंट पे ले रखा है, तो एम्प्लॉयर क्या पे करा रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस. एचआरए प्रोवाइड किया जाता है. अब एचआरए के भी अलग अलग क्राइटेरिया है कि किस सिटी में उसे 40% प्रोवाइड होगा, किस सिटी में उसे 50% प्रोवाइड होगा. ये सिर्फ 40 और 50% नहीं है, उसके हम तीन क्राइटेरिया देखते हैं, 40% ऑफ द सैलरी, जितना एक्चुअली उसने इनकर्ड किया है, और बेसिक अलाउंसेस माइनस एक्चुअल 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. ठीक है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. लेकिन एक अगर उसके रेंट के पेमेंट के अलाउंसेस को रेंट पेमेंट के एक्सपेंडिचर को प्रोवाइड कराने के लिए एम्प्लॉयर से क्या प्रोवाइड कराता है, हाउस रेंट अलाउंसेस is granted to an employee by his employer to meet expenditure actually incurred on payment of rent. पेमेंट क्या है, जो उसने पेमेंट करा है रेंट के लिए, उसके एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, उसके एक्सपेंडिचर को रियम्बर्स करने के लिए एम्प्लॉयर से क्या प्रोवाइड करा रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज, हाउस रेंट अलाउंसेस की डिफरेंट कंडीशंस हैं. जैसे अगर हम बात करें 50% ऑफ सैलरी, सेकंड कंडीशन क्या होती है, एक्चुअली रेंट पेड, और थर्ड कंडीशन इज बेसिक सैलरी माइनस 15% ऑफ सैलरी माइनस एक्चुअल रेंट पेड विच एवर इज लोअर. इसकी एग्जाम्पशन हमें अवेलेबल होती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
for an employee in receipt of hostel expenditure allowances for 3 children, the maximum annual allowance exempt under section 10 subsection 14 is क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय को रिसिप्ट क्या हो रहे हैं? हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ठीक है, अपने चिल्ड्रंस के लिए। अब उसमें कितने अलाउंसेस एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14? सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्या बोलता है कि हॉस्टल एक्सपेंडिचर इज अलाउ अप टू 300 per month for 2 childrens, ठीक है, for 2 childrens 300 per month उसे अलाउ है पर चिल्ड्रन के लिए। और कितने चिल्ड्रंस के लिए अलाउ है? 2 चिल्ड्रंस के लिए। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 300 पर मंथ, एनुअली एक चिल्ड्रन का कितना हुआ? 3600, ठीक है, 3600। और 2 चिल्ड्रंस के लिए हम मैक्सिमम अजम्पशन की बात करें तो 7200, ठीक है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 पर मंथ अलाउ है फॉर 1 चिल्ड्रन, और मैक्सिमम किसके लिए अलाउ है? 2 चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। तो आंसर इज बी, 7200 for an employee in receipt of hostel expenditure allowances for 3 children, 2 children के लिए अवेलेबल होता है। The maximum annual allowances exempt under section 10 subsection 14 is 7200, clear? Now next question is, next question क्या है? For an employee in receipt of educational allowances for 3 children, the maximum annual allowance exempt under section, किसके लिए बात कर रहा है? एजुकेशनल अलाउंसेस की। एजुकेशनल अलाउंसेस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि 100 पर मंथ, 100 रुपीज पर मंथ एजुकेशनल अलाउंसेस एग्जाम्प्ट होते हैं फॉर 1 चिल्ड्रन, ठीक है, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए अवेलेबल होते हैं। अब एक चिल्ड्रन का 100 रुपीज है तो उसका एनुअल एग्जामिनेशन क्या हुआ? 1200, और 2 चिल्ड्रन की बात करें तो 2400, या तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर एन एम्प्लॉय रिसिप्ट ऑफ एजुकेशनल अलाउंसेस फॉर 3 चिल्ड्रन द मैक्सिमम अलाउंस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन, देखिए ऑप्शन क्या क्या गिवन है? 1200 और फॉर 1 चिल्ड्रन, मैक्सिमम कितना अलाउ है? 2 चिल्ड्रन के लिए, तो आंसर इज 2400, ठीक है। क्लियर हुआ कि हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 पर मंथ फॉर 1, और मैक्सिमम कितने के लिए अलाउ है? 2 चिल्ड्रन के लिए। सेम एज educational allowances 100 per month is exempt and available to maximum 2 children, clear? Now next question is, Raman purchased a residential house property in Ahmedabad on loan for which he paid an interest of rupees 50,000 during the previous year. He is working on Delhi and received HRA of 4,000 per month. He claimed exemption for, देखिए दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। उसने हाउस प्रॉपर्टी ली अपनी अहमदाबाद में, उसके लिए वो लोन पे कर रहा है, लोन पे इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहा है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि वो दिल्ली में वर्किंग कर रहा है, उसके लिए उसे एचआरए रिसीव हो रहा है। एचआरए मींस हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हम ये नहीं कह सकते कि वो लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर रहा है, उसकी एग्जाम्पशन अवेलेबल होगी, सिर्फ उसे एचआरए रिसीव नहीं होगा। तो रमन परचेज किया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन अहमदाबाद, उसपे वो लोन पे इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहा है, वो उसकी एग्जाम्पशन के लिए भी एलिजिबल है। एंड उसने एचआरए रिसीव कर रहा है दिल्ली में अंडर द हेड सैलरी, वो दिल्ली में एचआरए रिसीव कर रहा है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, तो वो उसकी एग्जाम्पशन के लिए अवेलेबल है। तो ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? वो किसके एग्जाम्पशन के लिए अवेलेबल है? बोथ एचआरए एंड इंटरेस्ट पेड, या बोथ एचआरए एंड इंटरेस्ट पेड, वो दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो दोनों के लिए एलिजिबल है कि वो एचआरए के एग्जाम्पशन भी अवेल कर सकता है और इंटरेस्ट पेड के एग्जाम्पशन भी अवेल कर सकता है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which amongst the following is fully taxable allowances?
which amongst the following is fully taxable allowances? Answer is medical allowances. In certain condition, assumption for medical allowances is provided, but in some condition, medical allowances is fully taxable. Clear? Now next question is, annuity received from ex employer is taxed as, annuity received हो रही है किससे? एक्स एम्प्लॉयर से। पहले वो किसी और के साथ वर्किंग में था, ना उन्होंने स्विच ओवर करके दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया। अब उसे जो उसके एक्स एम्प्लॉयर थे उनसे एन्यूटी रिसीव हो रही है, वो कैसे टैक्स होगी? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। किस टर्म में टैक्सेबल होगी वो? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। क्या? तो आंसर डी इज करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। एन्यूटी रिसीव हुई है एक्स एम्प्लॉयर से, तो आंसर इज कैसे टैक्स होगी? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following allowances is fully exempt? Here is a question mistake, fully exempt fully taxable है। आंसर सेम क्वेश्चन हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, आंसर इज मेडिकल अलाउंसेस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if rent is paid for the house is situated in Delhi, the house rent allowances shall be exempt to the extent of, हमने बोला था कि एचआरए के लिए 50% और 40% का क्राइटेरिया है। अगर कोई पर्सन दिल्ली में वर्किंग करता है, तो उसके लिए एचआरए कहाँ तक एक्सटेंड तक एग्जाम तक? 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। कुछ चार सिटीज है, 4 सिटीज अवेलेबल है जिनमें 50% सैलरी एग्जाम है इन रेस्पेक्ट ऑफ एचआरए, और अदर सिटीज की बात करते हैं तो 40% ऑफ सैलरी इज एग्जाम फॉर द एचआरए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the most fundamental requisite for charging income under the head salary, वो चार्जिंग इनकम अंडर द हेड सैलरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मैंने आप लोगों को सेशन के स्टार्टिंग में ही पॉइंट क्लियर किया था कि सैलरी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर क्या किया जाता है? देयर मस्ट बी अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। क्लियर? सो आंसर डी इज करेक्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for the purpose of calculation of HRA, salary is taken on. For the purpose of calculation of HRA, salary is taken on due or receipt basis, whichever is earlier. सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ड्यू और रिसिप्ट बेसिस, व्हिचएवर इज क्लियर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in relation to definition under section 17. सेक्शन 17 किसे डिफाइन करता है? डेफिनेशन ऑफ सैलरीज। डेफिनेशन ऑफ सैलरी ऑफ द इनकम टैक्स, द फॉलोइंग आर डिफाइंड एक्सेप्ट। सैलरी में हमने क्या क्या देखा था? अरियर्स ऑफ सैलरी, ड्यू और रिसिप्ट सैलरी और एडवांस सैलरी। क्लियर? अब सेक्शन 17 किन्हें डिफाइन करता है सैलरी में? एक्सेप्ट। आंसर इज अलाउंसेस।
सेक्शन 17 सैलरी को डिफाइन करता है एक्सेप्ट अलाउंसेस। अलाउंसेस की डेफिनेशन डिफरेंट सेक्शन में प्रोवाइडेड है। सेक्शन 17 अलाउंसेस की डेफिनेशन को प्रोवाइड नहीं करता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not deduction under section 16 of the income tax act? Which one of the following is not deduction under 16 of the income tax act? Answer is house rent allowances. House rent allowances under section is not eligible for deduction. House rent allowances की अगर हम section 16 में बात करते हैं तो deduction के लिए eligible नहीं है। क्लियर? कुछ सेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। मे बी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन सैलरी विल नॉट बी टैक्सेबल? ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें अगर सैलरी रिसीव्ड हो रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी? सैलरी रिसीव्ड हुई है लेकिन टैक्सेबल नहीं है। इन विच कंडीशन सैलरी इज नॉट टैक्सेबल? फर्स्ट वन ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। इफ देयर इज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स सैलरी इज टैक्सेबल। इफ एम्प्लॉयज फॉरगोस सैलरी और सैलरी रिसीव तो हुई है ना, सैलरी ड्यू हुई है, पेमेंट हुआ है सैलरी का, तो वो टैक्सेबल है। क्लियर? Now, C option is if employee surrenders his salary to central government under any scheme. आंसर सी इज करेक्ट। अगर किसी पर्सन ने, किसी एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी को सरेंडर किया है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी स्कीम, इन दैट केस सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज salary under section 17 subsection 1 includes all except वेजेस इंक्लूड करते हैं, एन्युटी और पेंशन को अमाउंट को इंक्लूड करते हैं, एडवांस सैलरी को इंक्लूड करते हैं। सो आंसर सी इज करेक्ट। ट्रांसफर फंड टू रिकॉग्नाइज पेंशन फंड, ट्रांसफर फंड टू रिकॉग्नाइज पेंशन फंड। सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट ट्रांसफर फंड टू द रिकॉग्नाइज पेंशन फंड। क्लियर? नाउ अब तक हमने सैलरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप लोगों के लिए आंसर की इसी सीरीज में अवेलेबल है। If you want PDF, send your PDF request to the official number of NRK9. The PDF will be provided. Now here is the important announcement that in the answer key there is some printing mistake. उसे हम अभी क्लियर कर लेते हैं, जिससे अगर आप बाद में से क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। In question number 15, 14 and 15, 14 का आंसर इसमें गलत प्रिंट हुआ है। आंसर डी इज करेक्ट एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 15 आंसर सी इज करेक्ट। क्लियर? इसे करेक्ट कर लेना, जिससे आप लोगों को अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, फ्यूचर में से सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू enjoy the series, आप लोगों को समझ में आया होगा, and get ready for the next part. Thank you everyone.